नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नया शो लेकर जिसका नाम है फेस टू फेस। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात उन शख्सियतों से कराएंगे जिनसे आप मिलना चाहते हैं, आप जिन्हें सुनना चाहते हैं और आप जिनके विचारों को जानना चाहते हैं। इसकी पहली कड़ी में हम आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करने जा रहे हैं जो अपने बेबाक अंदाज और खुली बातों के लिए जाने जाते हैं। बिहार और झारखंड पर इन्होंने खासा अध्ययन किया है। 900 करोड़ के चारा घोटाले ने झारखंड से लेकर बिहार तक को हिलाकर रख दिया था। इसकी लपेट में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा समेत कई राजनीतिक, पशुपालन के बड़े अधिकारी और कई कारोबारी आए। इन सब चीजों पर हमारे आज के मेहमान खास जानकारी रखते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री मृत्युंजय शर्मा से। नमस्कार। झारखंड और बिहार को लेकर इतने गहन अध्ययन की बात आपके जहन में कैसे आई? कैसे इस ओर आपकी रुचि पैदा हुई? यहीं पे पला बड़ा हूँ जी। और अपना जन्म स्थान राजरप्पा है जो यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बचपन यहीं बीता, जन्मक्रम यहीं हुआ, पढ़ाई यहीं हुई जी। यहीं के स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा। कोई ऐसा बहुत डिजाइन से नहीं, बट समहाउ ऐसे होते गया कि स्कूलिंग भी यही हुई। फिर हायर एजुकेशन 11-12 के लिए भी बोकारो चला गया डीपीएस में। फिर इंजीनियरिंग के लिए भी यहीं पे बीआईटी मशरा में एडमिशन हुआ जी। तो इंजीनियरिंग भी यहीं से हो गई। और फिर एमबीए में भी कम से कम कई सारे ऑप्शंस थे और बाहर जा सकते थे, लेकिन फाइनली कुछ चीजें बैठी और मैं एक्सेलआरआई जमशेदपुर चला गया। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा अपना जो एक एजुकेशनल जर्नी है जी। शुरुआत के 25 साल पूरे के पूरे इसी राज्य में जन्म होने से लेकर उसका अंत भी इसी राज्य में हुआ जी। और बीच में महज कुछ वर्षों के लिए मैं बाहर गया, 5 वर्षों के लिए, प्रिसाइजली 5-6 वर्षों के लिए, जिसमें कुछ कॉर्पोरेट्स में नौकरी की, एशियन पेंट्स में नौकरी की, और बीच में 1 वर्ष छत्तीसगढ़ में भी रहा एक डेवलपमेंट एडवाइजरी रोल में, और उसके बाद फिर रांची आया। तो इस स्टेट से, यहाँ के हर कोने से, यहाँ के हर जगह से बहुत गहरा वास्ता रहा है। मैं इसे घर कहता हूँ। और जब घर कहते हैं और यहाँ की चीजों से बहुत लगाव रहता है तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ की चीजें को समझने का एक अवसर भी मिलता है और प्रयास भी आप करते हैं। बिल्कुल। खासकर अगर आपकी रुचि होती है सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज में, तो और भी ज्यादा आप चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि आप जिस जगह पे रहते हैं वो जैसा भी है वैसा क्यों है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और इसी कारण से मुझे लगा कि जब लिखने पढ़ने का शौक काफी रहा है पहले से, तो जब मैंने पुस्तक लिखनी शुरू की, पुस्तक नहीं मतलब मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिखना शुरू किया जिसने बाद में पुस्तक का रूप लिया जी। तो उसमें यही खुद को समझाने का प्रयास किया कि जो हमने बचपन से लेकर जवानी तक देखा, जब वो पहले एकीकृत बिहार था और जब वो बिहार झारखंड फिर अलग हुआ, तो जो चीजें हो रही थी वो कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्या उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था। और इस कारण से मेरे ख्याल से मैं उसमें और रमते गया और उसके कारण ही जो चीजें निकल कर आ पाई वो पुस्तक का रूप ले ली। तो मृत्युंजय जी, बिहार के जंगल राज की कई बातें हमने आपसे सुनी है। बिहार के जंगल राज से जुड़ा क्या कुछ ऐसा भी है जो आपने अब तक अपने दिल में रखी है? दिल में ऐसा कुछ कई सारी चीजें हैं, जैसे जो रिसर्च के दौरान और पुस्तक को लिखने के दौरान जी बहुत सारी ऐसे चीजें निकल कर आती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स निकल कर आते हैं। हर चीज को बुक में लिखना संभव नहीं हो पाता, नहीं तो बुक पता चले 1000 पन्ने की हो गई और फिर भी शायद सारी चीजें नहीं गई। तो आप उसको कंडेंस करने की कोशिश करते हैं, जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट चीजें हैं, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आप उसको लिखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं जो मैंने किताब में नहीं लिखी होंगी जी। क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस होता है किताब में लिखने का। और फिर भी तो वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी। और पुस्तक आने के बाद भी कई सारे लोग रीच आउट करते थे और बोलते थे, अरे आपने वो घटना का जिक्र नहीं किया, वो तो और भी भयावह था। तो मैं कहता था, मैं मानता हूं कि और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन समहाउ सबको आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं एक नॉर्मल लेंथ की बुक में, उसके रीडेबिलिटी के हिसाब से भी। बिल्कुल। और इसलिए शायद वैसी कुछ चीजें रही ही जाती हैं। बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम एक सामने आया। मेरे ख्याल से ये अगर आपके द्वारा हम लोग जाने
तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बहुत ही अट्रैक्टिव वे में वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन। क्रोनी कैपिटलिज्म का एक स्वरूप है एक प्रकार से, जिसमें आप जब पॉलिटिशियन या किसी भी पावरफुल पोजीशन में पहुंच जाते हैं जी, तो किसी भी फेवर के बदले में आप चीजें लेते हैं, चाहे वो पैसे हो सकते हैं। तो इस केस में जमीनें ली गई, और जमीनें किस चीज के लिए ली गई? तो बहुत सारे ऐसे, जो कि उस समय बहुत डिस्क्रिशन होता था, और जो भर्तियां होती थी उसमें इनफैक्ट अभी भी आप देखते हैं बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, 2-4 भर्तियां तो इधर उधर से ऐसी ही करा दी जाती हैं। तो लालू जी ने एक बहुत अच्छा ये तरीका ढूंढा। उन्होंने कहा कि जो 3rd-4th ग्रेड की नौकरियां हैं उसमें नौकरी लगवा देंगे, और नौकरी के बदले आपको हमें अपनी जमीन लिखनी पड़ेगी। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं। ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं वो जब वो रेल मंत्री थे तब के एग्जाम्पल्स हैं, कि जब वो रेल मंत्री थे तो रेलवे में नौकरी 3rd-4th ग्रेड की, क्योंकि रेलवे खुद में इतनी बड़ी एम्प्लॉयर है, 1 मिलियन से ज्यादा इंडिया में एम्प्लॉइज हैं उसके। 3rd-4th ग्रेड की नौकरी लगवाना एक रेल मंत्री के लिए तो सबसे आसान की चीज हो सकती है। बिल्कुल। और नौकरियों के बदले उन्होंने बहुत चालाकी से, किस प्रकार से, खुद अपने नाम से नहीं इनफैक्ट, तो उन्होंने किसी और के नाम से जमीन ट्रांसफर कराया, और फिर जिस व्यक्ति को जमीन ट्रांसफर कराया औने पौने दामों पर, उनके द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को जमीन गिफ्ट के तौर पर दिलवा दिया। तो किसी ने 2 एकड़ जमीन तेजस्वी यादव को गिफ्ट दे दी जब वो 12 वर्ष के थे, किसी ने 1 एकड़ जमीन मीसा भारती को दे दी। तो ऐसे करके इतनी सारी जमीन के प्लॉट्स उनके परिवार को गिफ्ट में मिले, और यही लैंड फॉर जॉब स्कैम बन के आया, और जिसकी जांच चल रही है। इसके आप लैंड के प्लॉट्स देखेंगे तो पटना में कई प्लॉट्स हैं, बिहार के मैक्सिमम कोने में प्लॉट्स हैं, इसके दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में, दिल्ली में, एनसीआर में, गुड़गांव में आपको ऐसे प्लॉट्स दिख जाएंगे जो इस माध्यम से लिए गए। और एक सुशील मोदी जी ने, स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने एक पूरा कंपाइलेशन बनाया है इसका। एक उन्होंने एक पुस्तक लिखी है पतली सी, उसका नाम है लालू लीला। लालू लीला, लालू लीला। और उस लालू लीला में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कंपाइल किया है इन जमीनों को, कि जिन जमीनों को लालू जी ने नौकरी देने के बदले अपने और अपने परिवार को गिफ्ट में या किसी प्रकार से दिलवाया, उसकी पूरी कंपाइलेशन है। और उन्होंने एक एक जमीन का ब्यौरा दिया है, उसमें कितने किस साइज की जमीन है, कितने रुपए में किसे दी गई, फिर किसे ट्रांसफर किया गया, वो कहाँ है, उसके बदले किसको नौकरी दी गई। तो पूरी कंपाइलेशन है, उसमें आपको सैकड़ों ऐसे जमीन के प्लॉट्स मिल जाएंगे जो लालू जी की फैमिली के पास है। जी, यानी ये भी एक मल्टी करोड़ स्कैम के रूप में आ सकता है बाहर, अगर इसकी तरीके से जांच की जाए तो वो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें वो खुद भी बिकॉज बाकी चीजों में तो आप बोल सकते हैं ना कि ये मैंने नहीं किया, अभी वो जमीन आपके नाम से है, किसी ने आपको गिफ्ट दी है, तो आपको प्राइमा फेसी एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि सारी दुनिया के लोग आप ही को जमीन क्यों गिफ्ट देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्या आपने किया? बिल्कुल बिल्कुल। लालू जी से ध्यान आया, चर्चा सुनते आ रहे हैं कि पशुओं का चारा लालू जी खा गए, कैसे? चारा घोटाला अपने आप में एक बहुत यूनिक घोटाला था जब वो आया था। आज सुनने में बहुत हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वो आया था तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय जो घोटाले होते थे वो ज्यादा बड़े रिसोर्सेस में दिखते थे। जैसे कोयले में घोटाला हो सकता था, फाइनेंशियल घोटाले होते थे, स्टॉक मार्केट के घोटाले होते थे, हर्षद मेहता होते थे, बोफोर्स में घोटाले हुए, तो ऐसे बड़ी चीजों में घोटाले। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि चारा पे कोई घोटाला कर सकता है, इतना इममटेरियल सा चीज है। बट वो चारा घोटाला वो सिंप्लीफाइड वर्जन है, एक्चुअली पूरा पशुपालन का ही घोटाला था। और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है हर एक राज्य में, उसको एक प्रकार से हाईजैक कर लिया गया, हाईजैक करके कई वर्षों से, और ये बहुत लंबा चौड़ा घोटाला। अब इसमें आप देखेंगे जगन्नाथ मिश्र से लेके लालू यादव तक करीब करीब सब इसमें मुख्यमंत्री फंसते हैं, मुख्यमंत्री और उस समय जो भी डिसीजन मेकर्स रहते हैं सारे फंसते हैं उसमें। क्योंकि मेरे ख्याल से वो इसलिए शायद किया जाता है क्योंकि सबको लगता है कि वो इतनी निरीह चीज है कि उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, और बजट्स तो फिर भी लार्ज होते हैं, तो सबको लगा कि अगर इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कर जाए, है ना, कि जो पशुओं का चारा है, जो उसके वैक्सीनेशंस हैं, जो उसके खाने की चीजें हैं, जो पशु खुद भी हैं, वो 2 का 4 इधर उधर कर दिया जाए तो किसे क्या ही पता चलेगा। बिल्कुल, पशु तो बोलेंगे नहीं। करेक्ट। और मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत हुई होगी तो वो थोड़ा थोड़ा करते करते, जिस प्रकार से हर चीज बढ़ती है और लालच बढ़ी होगी लोगों के जो इन्वॉल्व थे उसमें, और वो बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गई कि उसका असर पूरे बिहार की फाइनेंशियल हालत पे आने लगी। बिल्कुल। तो पशुपालन का जितना बजट होता था, जब 1997 में इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ, तो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे कि जो पशुपालन का टोटल बजट था उससे 3 गुना खर्च था। अच्छा ना, तो आप जब किसी एक मद में 3 गुना खर्च कर रहे हैं तो बाकी डिपार्टमेंट्स पे या फाइनेंशियल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। देखेंगे आप उस समय बहुत ज्यादा
ऐसी खबरें आती थी बिहार में जी कि शिक्षकों की सैलरी तनख्वाह पिछले 6 महीने से नहीं मिली है, जी, क्लर्क्स की पिछले 12 महीने से नहीं सालों मिली। साल लोग इंतजार सैलरी करते मतलब थे। अगर आपको समय पे मिल गई तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो यही सब कारण होते थे। दूसरा, आप देखते थे उस समय बाकी डिपार्टमेंट्स में, आप देखेंगे अगर उसी समय के इनफैक्ट, तो बाकी डिपार्टमेंट्स अपना पूरा खर्च नहीं कर पाते थे साल भर में। बिल्कुल। और आप जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी जी उस समय से आप 2005 तक का देखें तो ज्यादातर वर्षों में बिहार ने अपना जो टोटल सेंट्रल असिस्टेंट का फंड होता था उसको लौटा दिया, क्योंकि वो खर्च नहीं कर पाते थे। जी, तो और ज्यादा फिर ये स्ट्रेंज हो जाता था कि पशुपालन में 3 गुना कैसे खर्च करते रहे, है ना, और बाकी में कुछ खर्च ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो वहां से वो शुरुआत हुई और फिर सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रेजरी पे जी छापे पड़े। अमित खरे साहब ने सबसे पहला छापा चाईबासा की ट्रेजरी पे मारा जी, और वहीं से सबसे पहला लिंक मिला कि किस प्रकार से ना सिर्फ खर्चे 3 गुने थे जी, बल्कि जितने बिल्स वाउचर्स थे सारे फर्जी थे, जी, है ना। हम लोग जब उस समय वो घोटाला निकला था जी, और कोर्ट में जब उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी जी, तो हम लोग ये मजाक सुनते थे कि किस प्रकार से जो पशुओं को ले जाने की गाड़ी थी जी, उसमें एक स्कूटर का नंबर डाल दिया गया था, है ना। बचपन और में जज जब काफी- पूछते हैं कि इसमें बिल्कुल। कैसे ले गए गाय को, तो बिल्कुल। बोलता चारों पांव से उठा के उस पे डाल दिए। तो जी। उन्होंने कहा लेकिन स्कूटर पे कैसे डाले? अच्छा, ये तर्क सही में कोर्ट में भी दिया गया है? कोर्ट या कहीं भी, ये हाँ, हाँ, इनफैक्ट हाँ, एक हाँ। कॉन्वर्सेशन है बिल्कुल, जिसमें उन्होंने इतना सोचा भी नहीं, कोई गाड़ी का नंबर डाल रहे हैं तो कम से बिल्कुल। कम सही डाल दे, सही डाल दें। है ना। तो मेरे ख्याल से, और उस समय के लिए 900 करोड़ रुपए का घोटाला, जी 900 करोड़ रुपए मुझे चेक करना पड़ेगा, बिहार का टोटल स्टेट बजट का बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी के आप बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स के बजट आपको उतने नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट, नहीं मिलेंगे, राइट। बिल्कुल। तो इतना बड़ा घोटाला, मतलब बहुत सारे स्टेट्स के एनुअल बजट से ज्यादा भी किसी ने सुना नहीं था। और वो पशुपालन के माध्यम से, चारा के माध्यम से, तो अपने आप में बहुत एक तरह से मजाक भी बन गया था और शर्म की भी बात थी। उस समय ये झारखंड भी बिहार में ही आता था पूरे और घोटाले की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। मेरे ख्याल से उस समय नंबर वगैरह गिने जाते थे कि 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, इस तरह की बहुत सारी बातें हमने अपने भी बचपन में सुनी थी। अब देखिए ना, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में पहले सबसे इनफैक्ट छापे पड़े वो सारे झारखंड के ही थे। बिल्कुल। चाईबासा में पड़ा, फिर दुमका में पड़ा, राइट। सारे पूरा उसका केंद्र यही था। आप देखिए ना, जितने भी ज्यादातर लोग कन्विक्ट भी हुए, आप देखेंगे उनका केंद्र रांची था, जी, है ना। जी, ज्यादातर सारे जो पशुपालन विभाग के जो चीफ, इनफैक्ट हम सब जानते हैं, सारे के सारे रांची से ही गिरफ्तार हुए, रांची में प्रोसीडिंग्स चली, रांची में ही लालू जी ने अपना पूरे जेल का टर्म काटा। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसका केंद्र रहा है ये। अभी झारखंड में JSSC CGL फिर से विवादों में है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत दुख होता है इस चीज को देख के कि हम एक ऐसी सदी में जहां पे हम स्पेस साइंसेस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और मेडिसिन से पूरा ह्यूमंस प्रोड्यूस करने, मतलब एक नया ही ह्यूमन प्रोड्यूस करने की अब बात कर रहे हैं। ऐसे लेवल्स पे हम आ गए हैं और वहां पे एक सरकार है जो एक एग्जाम जो पेन एंड पेपर पे लेना है उसको कंडक्ट नहीं करा पाती। नहीं करा। तो मतलब ये एकदम हंसी भी नहीं आती है और इतना दुख होता है इस चीज को देख के कि ऐसी कौन सी मजबूरी है अभी। और अगर एक बार हो तब भी चलेगा, बिल्कुल एक बार कोई गलती हो सकती है, मान सकते हैं कि किसी एक बैड एलिमेंट ने कुछ ऐसा गलत कर दिया, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, उसके कारण हो गया जी। लेकिन पूरे के पूरे 5 वर्ष बीत गए जी। और एक के बाद एक आप जितने एग्जाम्स करते हैं जी, उन सारे एग्जाम्स में या तो उसका पेपर लीक हो जाता है जी, है ना। और पेपर लीक के तरीके देखिए ना कितने बुरे बुरे होते हैं। एक में पेपर लीक हो गया तो दूसरे में इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट बंद कर दिया। मतलब सोल्यूशन देने वाले की मैं दाद दे रहा हूं, बताइए। मतलब कि यार इंटरनेट ही बंद कर दो, तो यार कल को तुम एग्जाम ही बंद कर दो, फिर इंटरनेट भी क्या बंद करने की जरूरत है? एग्जाम के कारण लीक हो रहा है तो एग्जाम ही मत कंडक्ट कराओ। तो फिर इंटरनेट बंद कर देते हैं और इंटरनेट बंद करते हैं फिर भी लीक हो जाता है। इस वाले में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि है ही इनफैक्ट आज नहीं तो कल आप देखिएगा वो, या तो सरकार को उसको निरस्त करना पड़ेगा, कोर्ट्स करेगी उसको। देयर आर मोर देन एनफ एविडेंसेस। फिर कभी आपके जब एग्जाम कराते हैं तो आपके जो कुछ स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड होते हैं वो आपके CM ऑफिस के सलाहकार के घर पे पाए जा रहे हैं। जी। राइट। अच्छा। फिर कहीं कोई एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें आप पता चलता है कि जो रिजल्ट तक आगे, रिजल्ट तक पहुंच गए, फिर रिजल्ट ही में गड़बड़ी है, रिजल्ट में आप नंबर तक नहीं जोड़ पा रहे हैं बच्चों के, है ना। अच्छा। किसी का आप कम कर दे, किसी का ज्यादा कर दे। तो मेरे ख्याल से इतनी शर्म आती है ये देख के कि एक छोटी सी आप बॉडी या
4 लोगों का ग्रुप नहीं क्रिएट कर पाए जो आपके राज्य में ढंग से एग्जाम्स ले पाए। जी। पूरे 5 साल बीत जाते हैं, एक एग्जाम अब ढंग से नहीं करा पाते हैं, एक भर्ती नहीं करवा पाते हैं। इनफैक्ट अब देखिए जो उत्पाद सिपाही की भर्तियां हुई, बिल्कुल, है ना, 15 बच्चे हमारे मारे गए, बिल्कुल, दौड़ने में मर गए। दौड़ने में मर गए। कितनी कम, आपने लाइफ का वैल्यू कितना कम कर दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर कहा कि वो कोरोना के वैक्सीन और ये सब के इससे ज्यादा तो मतलब बेवकूफी भरी बात ही नहीं हो सकती है कोई। मतलब एकदम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि मतलब इससे ज्यादा, और इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, खास करके पॉलिटिशियंस का और लीडर्स का। पढ़े लिखे होते तो इस प्रकार की बातें नहीं करते हो। बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा। अब देखिए 15 बच्चे जो एक एग्जाम में दौड़ने जा रहे हैं आगे के अपने भविष्य के लिए, दौड़ते दौड़ते मर जा रहे हैं। क्या कीमत है हमारी लाइफ की यार। कैसे इंसाफ मिलेगा हमारे झारखंड के छात्रों को? नहीं मिल सकता ऐसी सरकारों से। और बहुत विरोध प्रदर्शन में इनफैक्ट देख रहा था एक दिन, जो हजारीबाग से सारे बच्चे चल के आए, पैदल मार्च करके आए, फिर उन पे केस वेस कर दिया गया। ऐसे बच्चों के साथ आपको बैठ के बात करनी चाहिए, उनका प्रॉब्लम सुनना चाहिए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप कर क्या रहे हैं, उन पे केस कर दे रहे हैं। बिल्कुल, वो आपके दुश्मन थोड़ी है। बिल्कुल। अरे वही बच्चे आपको वोट देंगे अगर आप उनका एग्जाम ढंग से कंडक्ट करा दोगे, तो वही आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे और वही आपका नाम लेते चलेंगे और बोलेंगे कि नहीं, इन्हीं को लाना है वापस सरकार। बिल्कुल। और अब उनके ऊपर केस करवा दे रहे हो। तो मेरे ख्याल से सरकार जब तक इस बात को नहीं समझेगी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जी, ये खुद हमारे अपने हैं। बिल्कुल, ये कोई विपक्ष नहीं है, भाजपा के बच्चे नहीं है। बिल्कुल, है ना, हमारे अपने बच्चे हैं। और वो मांग रहे हैं इतनी बेसिक सी चीज कि भाई हम 5 साल से 10 साल से एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेरा एग्जाम करवा दो, मेरे मेरिट हो तो रख लो, नहीं मेरिट हो तो फेल कर दो। बिल्कुल, इतना भी नहीं करवा पा रहे। तो इसके पीछे आपको क्या मतलब, ऐसा ये तो इनसेंसिटिविटी हो गई ना हमारे बच्चों की। कुछ ना कुछ तो एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए बच्चों को। हाँ, तो पॉलिटिक्स हैज ओवरटेकन द कॉमन सेंस एंड कॉमन सेंसिटिविटी जो हमारी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स ने वो उस पे हावी हो गई है। तो हम ये मानने को भी तैयार नहीं है कि हाँ गलती हुई है, पेपर लीक हुआ है, कम से कम उसके लिए एक संवेदना भी प्रकट हो, बोला जाए गलती हो रही है, सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बोले, कम से कम दिखे कि आपने सुधारने के प्रयास में कुछ किया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने 4 साल तक देखा कि मैं कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहा हूँ जी, तो मैं बोलूंगा कि यार मेरी जेपीएससी जेएसएससी सारे इनकेपेबल है मान लीजिए फॉर एग्जांपल। मैं बोलूंगा मैं बाहर से थर्ड पार्टी लेके आऊंगा, एक टेस्टिंग एजेंसी लेके आऊंगा, है ना। वो टेस्टिंग एजेंसी एक प्राइवेट एजेंसी हो सकती है। मैंने उसको जिम्मा दे दिया कि तुम एग्जाम पूरा एंड टू एंड ढंग से कंडक्ट करा दो, विल पे यू जी। कितना खर्च हो सकता है उसमें? जितने आपने ऐसी पैसे बर्बाद कर दिए जी एग्जाम्स को असफलता से कराने की कोशिश में, उससे तो कम ही खर्चे में वो कर लेती कोई टेस्टिंग एजेंसी ऐसे ढंग से। कोई पेपर लीक नहीं होता। लेकिन वो भी आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको चाहिए कि जो 1000 बच्चे रिक्रूट हो गए उसमें 500 तो अपनी पैरवी वाले और दोस्ते और भाई भतीजे वाले हो। तो इंटेंशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, पॉलिटिकल विल और इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन इज नॉट राइट। अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है। एनडीए और इंडिया गठबंधन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और अपने बड़े बड़े वादे, अपने कमिटमेंट्स में लगे हुए हैं लोग। आपको क्या लगता है ये वादे कितने प्रभावी होंगे और कितने सच्चे होंगे? डिपेंड करता है क्या वादे हैं, है ना। तो जो पिछली बार जब जेएमएम और कांग्रेस सरकार में आई जी 5 वर्ष पहले, उस समय उनका जितना मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए थे जी, वो हमने देख लिया है कि उसमें से 99% वो फ्रक्टिफाई नहीं हुए जी, उसे नहीं किया गया जी। और आज उसी का इनफैक्ट आप रिजल्ट देखेंगे, इतना ज्यादा जो आक्रोश है जी हेमंत जी के खिलाफ, वो उसी कारण से है क्योंकि जितनी चीजें उन्होंने कही, इतने पैशनेटली कही, और जिस कारण से लोगों ने उन्हें सत्ता में एक्चुअली लाया जी, इतना हमारे दर्द को ये बंदा समझ रहा है। हाँ, यंग मुख्यमंत्री हैं, शायद वो समझेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हमारी प्रॉब्लम्स को। अब देख लीजिए 5 वर्ष बीत गया, कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज होगा, खास करके जेएमएम और कांग्रेस में वेट कर रहा हूं इनफैक्ट कि जिस दिन इनका मैनिफेस्टो आता है इस बार वो क्या लिखते हैं मैनिफेस्टो में। बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सो फॉर एग्जांपल इस बार जेएमएम मैनिफेस्टो में क्या लिखता है नौकरियों के बारे में, पढ़ना चाहूंगा बिल्कुल, और उससे पढ़ के शायद हर कोई हंसेगा ही सिर्फ। इस बार वो कुछ भी लिखेंगे शायद अगर नौकरियों को लेके, कोई विश्वास नहीं करेगा। 5 वर्ष पहले आपने यही कह के कुछ नहीं किया, तो इस बार
बिल्कुल। ये मुख्यमंत्री मैया समान योजना जो है चला रहे हैं, क्या सचमुच हेमंत सरकार की नैया पार करा पाएगा? इसका असर आपको जरूर देखने को मिलेगा जी, क्योंकि बहुत एक बड़ा बेनिफिशियरी वर्ग है जी, राइट। महिलाओं में भी ऑलमोस्ट 80% महिलाएं इसकी बेनिफिशियरीज हैं। जी, अगर मेरा आंकड़ा सही है तो करीब 40 लाख के ऊपर महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा बस अंतर कहां पे आएगा ये मैं इस पे बट रखना चाहूंगा। अगर यही योजना आप आज से साल 2 साल 3 साल पहले लेके आए होते जी, तो क्लियर दिखता कि आपका इंटेंशन है एक्चुअली उन महिलाओं को हेल्प करने का। जी। लेकिन इसकी टाइमिंग देखिए आप कब लेके आते हैं इसे? इलेक्शन। ऑलमोस्ट 5 वर्ष बीत गए हैं, 2 महीने पहले आचार संहिता लगने वाली है जी, तब आप इसे लेके आते हैं। जी। तो इसका इंटेंशन में बहुत शक होता है जी, कि फिर तो आप ये सिंपल इनफैक्ट बस ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन आ रहे हैं, हमें आपका वोट चाहिए इसलिए हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये तो बस जैसे हम लोग बोलते हैं ना वोट के लिए पैसा देना, बिल्कुल। तो इस हाथ से नहीं दे के आप इस हाथ से दे रहे हैं। अच्छा, एकदम बिल्कुल। एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है इसका भी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चीज को शायद लोग जरूर समझेंगे और इस चीज को जरूर समझेंगे कि अगर इनको देना होता तो जी। पिछले 3 4 5 वर्ष से भी दे सकते थे। जी, इलेक्शन के आखिरी 2 मंथ में दे रहे हैं, जी, तो शायद इसलिए उनका ये इफेक्ट जो होगा थोड़ा सा डाइल्यूट होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और बीजेपी भी फिर अपने योजना के साथ आई है इसके काउंटर में। जी, मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो 2100 रुपए प्रति माह जी, प्रत्येक महिला को जो 18 से 60 वर्ष की महिला है उनको दिया जाएगा। जी, जी, तो फिर अगेन ये कंपटीशन की बात हो जाती है। बिल्कुल। और बिल्कुल। अब ये तो देखना- बिल्कुल वही तर्ज पे देखा जा तो सकता अब है। देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप 2100 रुपया अब इधर से भी इनफैक्ट प्रोमिस्ड है। जी, और एक थोड़ा सा मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस कम से कम आज भी इलेक्टोरेट को जी। भाजपा के मैनिफेस्टो की चीजों पे रहता है, क्योंकि आप जनरली देखेंगे दूसरे स्टेट्स में भी सेंटर में भी ज्यादातर चीजें जो मैनिफेस्टो में डाली जाती हैं मोस्टली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अब बगल में छत्तीसगढ़ में इनफैक्ट देखें जी, अभी जहां हमारी सरकार आई जी, और धान पे बहुत एक एम्बिशियस 3100 रुपए का एमएसपी दिया गया था, जी। उसको इम्प्लीमेंट किया गया जैसी सरकार आई। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बदलाव जरूरी है? बहुत जरूरी है। मैं पिछले 5 वर्ष में आप एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर भी देखेंगे। जी, अगर जी, मेरी पॉलिटिकल अफिलिएशन हो सकती है, आपकी हो सकती है, बस एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर आप किसी भी क्षेत्र में देखें स्टेट की हालत 5 साल से में कहां थी और कहां आ गई है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें आप बोल सकते हैं कि 5 वर्ष में हमने प्रोग्रेस किया होगा। जी, जी। कोई भी एक सेक्टर नहीं। 3-4 दिन पहले एक कांटाटोली फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हुआ जी, और उस इनॉग्रेशन को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे हम लोगों ने भाखड़ा नंगल डैम बनवाया हो झारखंड में। आप सोचिए एक फ्लाईओवर रांची जैसे शहर में बनता है जी, और उसका प्रोजेक्शन ऐसा होता है जी, और उसका भी पूरा श्रेय सरकार नहीं ले सकती है, बिल्कुल। क्योंकि उसका आधा पूरा प्रोसीजर पिछली सरकार में हो गया था। आप उसका भी क्रेडिट दे दे, फिर भी दे दे इस हेमंत सरकार को मैं कहूं। जी, लेकिन एक फ्लाईओवर का उद्घाटन, आप खुश हो सकते हैं लेकिन शर्म आनी चाहिए कि एक फ्लाईओवर के उद्घाटन को आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बना के दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे फ्लाईओवर्स आप सिमिलर टाउन्स में जाइए, इंडिया के ही कहीं और मत जाइए। आप रायपुर जाके देखिए, आप इंदौर जाके देखिए, आप पटना जाके देखिए, आप नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स गिन नहीं पाएंगे बिल्कुल, एक शहर में ऐसे। बिल्कुल। और हमारी एक फ्लाईओवर बनती है, हम कितने खुश होते हैं। तो ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स देखेंगे आप, इंडस्ट्रीज की हालत आप ऐसी देखिए, कोई इंडस्ट्री नहीं आता है अभी यहाँ पे। जी, एक इंडस्ट्री नहीं। इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है वो सारे लेवी से लेकिन परेशान इस पे मैं एक पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी 24 साल हमारे इस राज्य को हो गया है ना, बिहार से अलग हुए 24 साल हो गया, जिसमें लगभग 16 साल तो भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा चलाया गया और बाकी जो बचे हैं वो इन लोगों कांग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा चलाया जा रहा है। तो इन पूरे जो सिचुएशन है, जो पूरी स्थिति है यहाँ की यथोस्थिति, इसके पीछे आपको कुछ मूल ऐसा कारण लगता है? क्या ऐसा कारण है जिसमें बदलाव की जरूरत है? हमें लगता है एक जो नैरेटिव शुरू से बना है झारखंड में जी, वो बहुत ज्यादा वो इफेक्टेड हो गया है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। और जितनी भी शुरू से सरकारें रही जी, तो डेवलपमेंट का एक जो नैरेटिव बनता है ना किसी भी स्टेट में, जी, वो कभी बन ही नहीं पाया।
वो हम ऐसे इश्यूज में उलझ के रह गए और पॉलिटिकल सिर्फ सरकारें बचाने और बनाने में उलझ के रह गए कि कभी भी आप किसी पॉइंट पे देखिए आप लार्जली तो बहुत ज्यादा ना कि डेवलपमेंट में बात हो रही है, ग्रोथ पे बात हो रही है, इन चीजों पे बात हो रही है, उसका एक बहुत लंबा आपको एरा नहीं दिखेगा। और किसी भी स्टेट को डेवलप होने के लिए जी राइट आपको एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड 10 20 30 वर्ष का एक सस्टेन्ड एफर्ट और उसमें इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ इंडस्ट्रीज ये सब दिखती रहेगी, तब जाके आपको उसमें बदलाव नजर आएगा। बिल्कुल। और वो हुआ ही नहीं क्योंकि सरकार इतनी तेजी से बदलती रही। ना सिर्फ सरकारें बदलती रही, हुआ क्या कि जिस प्रकार के जनप्रतिनिधि भी बहुत सारे हमें मिले जी उनका जो सोल मोटिव रहा वो अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम में सरवाइव करने का रहा। जी उनको बस ये दिखता था कि भाई अभी सरकार में है, अब कितने दिन तक ये सरकार चलेगी पता नहीं। जी बिल्कुल। तो जितने दिन है जी अपने लिए कुछ कर लो, अगर मंत्री हैं तो अपने लिए कुछ कर लो जी, अपने दो चार आसपास के लोगों के लिए भी कुछ कर लो। यही इसी बात से मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या यहाँ पे हो, बिकॉज झारखंड एक खनिज से लेके टूरिज्म लेके देखिए जितने नेचुरल रिसोर्स हैं, दिस इज रिचेस्ट स्टेट यू कैन से दैट वे, बट इसकी ये स्थिति, ये रियलिटी, कुछ तो ऐसे रीजन होने चाहिए जो फिगर आउट हो करके जनता के सामने भी आना चाहिए और एक सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो जी जी एकदम उसके बिना आप एक्चुअली, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं रहती है। बिल्कुल। जनरली क्या होता है कि अगर सरकारें इतनी जल्दी जल्दी बदलेगी, इनफैक्ट 5 साल में भी बदले फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन मध्यावधि चुनाव होते रहे, चीफ मिनिस्टर्स बदलते रहे। अभी 2-2 साल में अगर चीफ मिनिस्टर्स बदलेंगे तो कोई भी पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो उसको पॉलिसी को डिजाइन करने में, उसको नोटिफाई करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में और उसका असर दिखने में आपको 5, 10, 15 वर्ष तो ऐसे ही लग जाते हैं। कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट दिखा लीजिए तो उठा लीजिए तो उसको बनाने में 5-10 साल लग जाते हैं, है ना। कोई बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट या कुछ भी, एजुकेशन पे, हेल्थ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, कोई भी चीज 5-10 साल ऐसी ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही ये इंस्टेबिलिटीज आने लगती है जी, और दूसरा क्या होता है कि एक सरकारों को आदत होती है कि पिछली सरकार की सारी चीजों को डिस्क्रेडिट करने के लिए जी या तो फिर हम वो स्कीम बंद कर देंगे जी, या उसमें कोई जांच एजेंसी बिठा देंगे जी, है ना, या तो हम कह देंगे कि उसमें सारी चोरी हुई है, अभी उसको बंद कर दो जी। इस प्रकार की चीजें लगातार होती रहती है जी। तो मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा स्टेट्समैनशिप दिखना चाहिए सारे लीडर्स में। स्टेट्समैनशिप ये दिखना चाहिए जी कि भाई कोई बात नहीं, आपकी सरकार थी, आपने ये स्कीम चलाई, या आप ये काम कर रहे थे, ये काम अच्छा है, हम भी इसे आगे लेके जाएंगे क्योंकि ये राज्य के हित में। बिल्कुल। आपको लगता है भाजपा में ऐसे लीडर्स हैं जो इसको उस मुकाम तक ले जा सकेंगे? हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। और मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा कल्चरली भी आप देखेंगे जी, मैं चूंकि उस पार्टी का हिस्सा हूं तो मेरा एक ऑफ कोर्स एक बायस होगा, लेकिन शायद ये रीजन भी है और इसलिए मैं उस पार्टी का हिस्सा हूं जी, क्योंकि मुझे एक दिखता है, मैंने बहुत ब्रीफली काम किया, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार थी, उनके साथ काम किया, तो जितने भी कॉन्वर्सेशंस होते हैं तो बहुत पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस होते थे। बिल्कुल। क्या नई चीज करनी है, क्या बड़ी चीज करनी है, क्या करके हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड पे सबसे ज्यादा लोगों को, तो ये सब कॉन्वर्सेशन जहां ज्यादा होगी तो अपने आप कुछ पॉजिटिव इनपुट निकल, एटलीस्ट वो विल टुवर्ड्स, करेक्ट, हो सकता है उसमें भी 2-4 गलतियां हो जाए, इनएफिशिएंसीज आए, लेकिन कम से कम उस राइट डायरेक्शन में तो हम मूव कर रहे हैं जी, जहां ये कॉन्वर्सेशंस ही नहीं हो जी। अगर कॉन्वर्सेशन इसके बदले ये बन जाए कि अरे यार किस प्रकार से और 6 महीने सरकार चला ले जी जी जी, तो फिर विकास नहीं हो सकता है जी। बिल्कुल। चलिए, झारखंड के बारे में तो हम लोगों ने काफी डिस्कस किया, इसमें अब मैं आपको थोड़ा आपके एक दूसरे डोमेन की तरफ मैं डाइवर्ट करता हूं। शहाबुद्दीन से जुड़ी कई खास जानकारी आप रखते हैं, कैसा था उसका रसूख? शहाबुद्दीन की मौत को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, सच्चाई क्या है? नहीं, उनकी मौत तो यार कोविड से हुई है और एम्स में हुई है, तो उसमें तो ऐसा बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इफ एंड बट है नहीं। शहाबुद्दीन जब शिवान से आते हैं और पहली बार 1990 में वहां से विधायक चुन के आए थे जी जी, काफी दबंग विधायक थे, 1990 में चुन के आए, लालू जी का उनको संरक्षण प्राप्त हुआ और 1995 में फिर से विधायक बने, 1996 में सांसद बने, राइट, लगातार फिर सांसद भी रहे सिवान से। और 90 के दशक में आप देखेंगे तो जो पूरा एक वो जो सिवान का बेल्ट था जी, वो करीब करीब लालू जी ने शहाबुद्दीन के हवाले कर दिया था। अच्छा, है ना,
कि और बिहार में ऐसा ही था, ज्यादातर जगहों किसी के हवाले ही कर दिया गया था, जी। क्योंकि सरकार एक प्रकार से एब्सेंट ही थी ज्यादा चीजों में। तो सरकार घुसती भी नहीं थी और घुसना चाहती भी नहीं थी। अच्छा। तो वो एक प्रकार से आउटसोर्स था कि जो भी है वहां का शहाबुद्दीन ही देखेंगे। तो जो पूरा सिवान वाला एरिया था उसमें आप देखेंगे कि 90s के एरा में शहाबुद्दीन वाज लाइक द किंग ऑफ दैट एरिया। तो कोई भी चीज जो वहां होती थी, तो जैसे वहां पे किसी और पार्टी के झंडे नहीं लगते थे, है ना? अच्छा। हाँ, सिर्फ जनता दल और बाद में राष्ट्रीय जनता दल के झंडे लगते थे। वहां पे दुकानों में शहाबुद्दीन के पोस्टर्स, फोटो लगाए जाते थे कि ये दिखाने के लिए कि हम आपके आदमी हैं, आपका अलीजेंस है। वहां पे जितने भी इनफैक्ट डिस्प्यूट्स होते थे शहाबुद्दीन के पास ही जाते थे, कोई पुलिस और कोर्ट कचहरी नहीं होती थी। अच्छा। तो शहाबुद्दीन के पास जाएंगे डिस्प्यूट्स, वो सारे चीजों पे वही फैसला लेंगे, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो, चाहे सिनेमा हॉल के टिकट का प्राइस हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, किसी के आपसे जमीन का विवाद हो, सब शहाबुद्दीन ही करते थे। और कोर्ट्स में तो कम से कम अपील कर सकते हैं, आप शहाबुद्दीन के केस में अपील भी नहीं कर सकते थे। शहाबुद्दीन ने बोल दिया तो सुप्रीम कोर्ट है, तो फाइनल है। तो उस समय की आप सारी चीजें जो देखेंगे एक प्रकार से, इसीलिए बोलते हैं, तो वहां पे वो राजा बोल सकते हैं, राजा भी शायद एक पॉजिटिव टर्म होगा, राजा नहीं मतलब उनका ऐसा चलन था कि, और कोई क्योंकि संरक्षण प्राप्त था लालू जी का। अच्छा। तो फिर उसके ऊपर भी कोई बोलने वाला नहीं होता था। डीएमएसपी होते भी थे, तो डीएमएसपी इनफैक्ट एक तरह से आप सबऑर्डिनेट बोल सकते हैं शहाबुद्दीन के, जो शहाबुद्दीन बोलेंगे तो करेंगे। अच्छा। और उनको रहना है वहां भी, तो शहाबुद्दीन के अलीजेंस में रहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो उनको रहने वहां कौन देगा। और यही कारण है कि उनके जो क्राइम्स की ऑडासिटी थी वो बढ़ती गई। अच्छा। जिस प्रकार के उनके जितनी घटनाएं जैसी उन्होंने अंजाम दी, एक एक करके ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो बहुत ज्यादा बर्बर हुई। उनके जो क्राइम्स का मैग्नीट्यूड था वो बढ़ता गया, और हर ऐसी चीज का फिर अंत होता है। और उसी में उन्होंने चंद्रशेखर की हत्या कराई, जो एक लेफ्ट विंग के काफी बड़े नेता के तौर पे उभर रहे थे, जेएनयू के करेक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे थे। और फिर सिवान को केंद्र बना के वो सरकार में भ्रष्टाचार और सब के खिलाफ काफी कैंपेन चला रहे थे, जमीन पे काम कर रहे थे। सिवान में एक जेपी चौक है शायद, अगर मुझे सही से याद है, तो वहां पे उनकी हत्या कर दी जाती है जब वो नुक्कड़ सभा कर रहे होते, तो शहाबुद्दीन पे उसका ब्लेम आता है। ऐसी और कई लेफ्ट विंग लीडर्स हैं जिनकी हत्या होती है। और उस हत्या के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करे। अच्छा। है ना? हम सभी ने सुना है कि कैसे चंदा बाबू के 3 बेटों की हत्या तेजाब से नहला कर दी जाती है। तो इस प्रकार के बहुत ऑडेशियस क्राइम्स होते हैं। और फाइनली जाके जब एक बार हिम्मत होती है, और एक केस में शहाबुद्दीन का एक बहुत करीबी पप्पू करके शायद नाम था, उसका अरेस्ट वारंट निकलता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने जाती है। राइट, वो शहाबुद्दीन के घर पे ही होता है जी। और पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने जाती है तो शहाबुद्दीन जो आईओ रहता है एएसपी रैंक का, उसको थप्पड़ मार देता है। अच्छा। राइट, और फिर दोनों तरफ से झड़प होती है। फिर वो पुलिस टीम जाती है, वापस रीइंफोर्समेंट लेकर आती है। अच्छा। और फिर दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, उस गोलियों में कई लोग मारे जाते हैं, पुलिस की जीपों में आग लगा दी जाती है। अच्छा। और शहाबुद्दीन फिर भाग के निकल जाते हैं। राइट, और उस समय के जो एसपी होते हैं सीवान के जी, उसको खुली चुनौती देते हैं। वो राजस्थान कैडर का एसपी होता है बच्चू सिंह मीना जी। तो वो डिक्लेयर करते हैं कि बच्चू सिंह मीना को अगर दौड़ा कर राजस्थान तक भी मारना पड़ेगा तो मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। अच्छा। तो इतनी हिम्मत होती है उस व्यक्ति की। और बस चलता रहता है। आप सोचिए, फिर 2004 में जाके फाइनली ये लोग शहाबुद्दीन को अरेस्ट कर पाते हैं, इतने वर्षों के आतंक के बाद। और अब देखिए, उस व्यक्ति का आतंक की चुनावों में कोई उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं होने की हिम्मत करता था। और जब पहली बार वो भाजपा का ओम प्रकाश यादव वहां से वो सांसद प्रत्याशी बनाए गए, तो उनके घर पे गोलियां चलवाई गई जी शहाबुद्दीन के द्वारा। तो आप सोचिए किस प्रकार का आतंक था कि आज की जनरेशन या जो वहां नहीं रहा है जी, वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि ऐसी कोई जगह होगी। ये तो इमेजिन के बाहर है। मतलब इसे बैंडिट किंग बोला जा सकता है। इस तरह का तो हमने सिर्फ सुना ही है, देखा तो इस प्रकार के मॉडर्न एज में इस प्रकार की बर्बरता और ऐसा जंगल राज और इस प्रकार का लॉलेसनेस किसी भी एक मॉडर्न स्टेट में। तो इन सब चीजों पे लालू यादव का कोई
एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं होता। नहीं, क्योंकि उनकी सरकार डिपेंडेंट होती थी इन पे ना, तो ये इन बाहुबलियों के भरोसे ही वो अपनी सरकार चलाते थे। बाहुबली, हाँ। तो उनकी सरकार को इनका समर्थन प्राप्त होता था और ये वापस में उनको उनका क्षेत्र दे देते थे कि आपके क्षेत्र में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे जी। और ना सिर्फ उतना, बल्कि उन क्षेत्रों में अगर कुछ होता भी था तो यही उनके गो टू मैन होते थे। तो एक बीच में फोन कॉल लीक हुआ था जब शहाबुद्दीन जेल में था और लालू उनको फोन करते हैं जी। और बोलते हैं कि देखो बहुत परेशान कर रहा है, थोड़ा उसका देख लो। तो शहाबुद्दीन कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे उसको। जेल से आश्वासन उन्होंने मुख्यमंत्री को दिया? मुख्यमंत्री नहीं, उसमें मुख्यमंत्री लालू नहीं थे, बहुत बात की बात है। अच्छा। लेकिन वो जेल में बंद है और लालू को आश्वासन देता है कि हम देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो लालू के गो टू मैन भी थे। इन्हीं की बदौलत तो उनका वो जो पूरा तंत्र है वो चलता था विभिन्न क्षेत्रों में। झारखंड चुनाव अब हमारे सर पे है। यहाँ के युवाओं को पलायन छोड़ के अगर यहाँ सस्टेन करना है तो वो क्या करें? आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेगा जी। अपॉर्चुनिटीज एक तो है कि सरकारी नौकरियां जो है, सरकारी नौकरियां उनकी संख्या कम ही रहेगी, लेकिन कम से कम जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसके एग्जाम्स ढंग से हो जाए, बिल्कुल उस पर जो भर्तियां होनी है वो हो जाए, बिल्कुल जिन बच्चों का होना है वो हो जाए, जिनका ना होना है ना हो, लेकिन उनको कम से कम क्लैरिटी आ जाए, वो 5-5, 10-10 साल इस आस में ना लगे रहें कि अभी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे और फिर होगा, और उनकी पूरी एज निकल जाती है और उसके बाद वो दूसरी नौकरियों के लिए भी एलिजिबल नहीं बचते हैं मोस्टली, क्योंकि उस पीरियड में वो कोई स्किल भी एक्वायर नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो है कि वो सरकारी नौकरियों का जनरल एग्जाम्स का पैटर्न, और ये तो बहुत सिंपल सी और छोटी चीज है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, बिल्कुल, तो ये पहला कर लेना चाहिए। दूसरा, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सरकारी नौकरियों में तो वही 2-5% लोगों का होगा जो उसको क्रैक कर पाएंगे, उतनी ही संख्या है। एप्लीकेंट्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो जो बाकी बच्चे बच रहे हैं उनके लिए भी प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो कम से कम। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज में एक, इंडस्ट्रीज आप जितना डेवलप कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी मिनरल्स हैं तो उनको प्रोसेस करके आप किस लेवल तक कितना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मिनरल्स है तो आपके पास एक एडवांटेज है, राइट? और आपको बस यही करना होता है कि जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग मिनरल्स है उनको प्रोसेस करके कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। जो आज हमारे यहाँ से मिनरल्स उठ के लेट्स से एक तेलंगाना चला जाता है, चेन्नई चला जाता है, गुजरात के कोस्ट में चला जाता है, महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे चला जाता है इंडस्ट्रीज में, वो यहीं पे प्रोसेसिंग कैसे हो, वहां से अपने पास कुछ जॉब्स आएंगी। आपको सर्विसेज में बहुत ज्यादा घुसना होगा, राइट? सर्विसेज में जैसे आपको सिंपल जॉब से स्टार्ट करना पड़ा होगा, आपको बीपीओ से, केपीओ से स्टार्ट करना पड़ा होगा, छोटे सॉफ्टवेयर के जो जॉब्स होते हैं उससे स्टार्ट करना होगा, उसमें आपको छोटे छोटे फर्म्स को इनवाइट करना होगा। यहाँ पे जो लोग वैसे फर्म्स सेटअप करना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट करना होगा। यू हैव टू हैव अ स्टार्टअप पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बिल्कुल। और भी एसोसिएटेड सेक्टर है, जैसे टूरिज्म एक सेक्टर आपने कहा है ना, टूरिज्म में आपको थोड़ा सा ध्यान देके बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। रिलीजियस टूरिज्म आप बहुत सारा क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना? आपके पास ऑलरेडी 2-3 बहुत ही फेमस रिलीजियस साइट्स हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों में भी आप कुछ जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के अलावा फिर आपको स्वरोजगार पे भी काम करना पड़ेगा, बिल्कुल, राइट? फॉर पीपल हु वांट टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, बिल्कुल। तो उसमें आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वैसे लोगों को जो अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल हो लो रेट्स पे, है ना? गवर्नमेंट की तरफ से जो भी छोटे छोटे सपोर्ट हो सकते हैं जहां कहीं भी, वो उनको अवेलेबल हो। उनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके सेल्स के लिए आप मार्केट क्रिएट कर पा रहे हैं क्या? उसको पुल इन करके कहीं एक्सपोर्ट का कुछ व्यवस्था बना पा रहे हैं क्या? तो एक बहुत सिंपल सा प्लेबुक होता है किसी भी जगह पे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का। दिक्कत यही होती है कि इस पे थोड़ी मेहनत लगती है करने में, एक सिंसियर एफर्ट लगता है, 5-10 साल का समय लगता है। विल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, कल नहीं हो जाएगा। जैसे आज चाहे तो कल नहीं होगा, उसको फिर भी होने में 10 साल लगेगा। बिल्कुल, राइट? क्योंकि जिन आप प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को या सर्विस सेक्टर फर्म्स को आप इनवाइट भी करेंगे
पहले वो 3-4 साल बस वेट करके ये देखेगा कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है जी, और आप एक्चुअल में जब इनवाइट कर रहे हैं तो कितना सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल उनको हर स्टेट इनवाइट करता है अपना अपना सबमिट करा के, बिल्कुल राइट। लेकिन वो बस यही देखने की कोशिश करते हैं कि जो वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको आपकी सरकार कितना सपोर्ट करती है। बिल्कुल तो पहले तो आपको माहौल बनाने में ही 2-4 साल लग जाते हैं बिल्कुल कि हमारी स्टेट बहुत फ्रेंडली है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है, इंडस्ट्री फ्रेंडली है, आइए आप हमारे यहाँ। बिल्कुल जब तक आप वो माहौल बनाएंगे फिर वो धीरे धीरे आना शुरू होंगे, फिर आप उनको सपोर्ट कीजिए, फिर उनको देख के 2-4 और आएंगे। इट्स अ वेरी लॉन्ग रन प्रोसेस। बिल्कुल लेकिन आपको कहीं तो स्टार्ट करना होगा, कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल आज शुरुआत कीजिएगा तो 10 साल में असर दिखेगा, जी अगर नहीं शुरुआत कीजिएगा तो फिर वो कभी नहीं दिखेगा। जी बिल्कुल। हमने बाहर देखा है जैसे मुंबई वगैरह में कि हर एक बीइंग इकोनॉमिकल हब मुंबई, हर एक स्टेट के वहाँ पे कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ स्टेट का ऑफिसेज है, भवन है, दैट इज टू टेक द बिजनेस सेक्टर्स टू द स्टेट। क्योंकि वहाँ अगर बड़े शहरों में आप बात करेंगे झारखंड की तो लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं जी। तो वो सब चीजें, सब बेसिक्स जैसे शुरुआत अगर होगी तभी यहाँ पे लोग आने की सोचेंगे भी। क्योंकि बाहर अगर बात करें तो झारखंड आने की बात तो लोग मतलब लोगों की सोच के बाहर है ना। तो आने वाली जो सरकार जो भी हो उनको इन सब फ्रंट पे आपको क्या लगता है कि ये सारे पैरामीटर्स जो आपने बताए, ये सारे पैरामीटर्स ये एक डेवलपिंग स्टेट के लिए मस्ट होते हैं जो कि शुरुआत होनी चाहिए। तो इस पे आप जिससे कोरिलेटेड हैं पार्टी से, अगर मान लीजिए उन्हें मौका मिलता है और आगे आते हैं तो आपको लगता है कि ये सब चीजें वहां पे शुरुआत हो पाएंगी और झारखंड के युवाओं का, चाहे झारखंड में रहने वाले लोगों का, चाहे यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं लोग, उनको टू मैक्सिमम एक्सटेंट कुछ हद तक सपोर्ट मिल पाएगा? मेरे ख्याल से होगा, मैं इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जी अगेन मैंने कहा इंटेंशन की बात होती है, जी तो आप देखिए कि सरकार जनरली किन चीजों को प्रायोरिटाइज करती है। जी तो जो पिछली सरकार थी इनफैक्ट हमारी बीजेपी की, यहाँ पे उसका फाइनल आउटकम पे मत जाइए आप, उसके इंटेंशंस पे जाइए। सो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने इंडस्ट्रीज बुलाने की बात कही, जी तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यहाँ पे समिट हुआ था मोमेंटम झारखंड करके। जी हो सकता है उसमें बहुत सारे इनएफिशिएंसीज हो सकता है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो, बट अब देखिए जब ये सरकार आई तो इसने इसका नैरेटिव देखिए, इसने उस पूरे इनिशिएटिव का मजाक उड़ाया। जी मजाक इतना उड़ाया कि उसमें हाथी उड़ रहा था, ये उड़ रहा था, वो उड़ रहा था। हो सकता है आप उससे वाकिफ नहीं रखते हैं और उसको बहुत आपको उसमें जो भी इनएफिशिएंसीज दिखे उसको हटा के आप और अच्छे से कीजिए ना, बिल्कुल, आपको कौन मना कर रहा है? बिल्कुल। लेकिन आपने इंडस्ट्रियल समिट का एज अ कॉन्सेप्ट ही मजाक उड़ा दिया। बिल्कुल। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम झारखंड में इन समिट्स में और इन्वेस्टमेंट में विश्वास नहीं रखते? यार इंडिया के सारे स्टेट्स करते हैं ये। जस्ट बिकॉज एक विपक्षी पार्टी जो आपकी पिछली सरकार में थी उन्होंने किया इसलिए आपको इसका मजाक उड़ाना जरूरी है? तो जब आप इस प्रकार का मजाक उड़ाते हैं तो सिर्फ आप विपक्ष का मजाक नहीं उड़ाते हैं, आप फिर अपनी प्रायोरिटीज दिखाते हैं। आप दिखाते हैं कि हम एज अ सरकार ये सब में विश्वास नहीं रखते इन्वेस्टमेंट वगैरह में। अच्छा, आप कहीं और देख लीजिए, राइट जी। एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन क्या ले रहे हैं। अभी एक पहली बार कभी भी ऐसी कोई सबमिट होगी तो सारे इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे जैसे मैंने कहा, तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी को बार बार बात कीजिए, बार बार बात कीजिए, सस्टेन्ड एफर्ट दिखाइए, माहौल बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन रिलेशनशिप ना, उसको आपको कॉन्फिडेंस देना होगा। बिल्कुल कि भाई हम आपके लिए हैं, आप जब आएंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रायोरिटी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट गवर्नमेंट में आपको क्या लगता है कोई तो एक इंडस्ट्री होगी जो यहाँ पे फली फूली है? आप बता दीजिए कोई एक भी कोई ऐसी बात उठी हो कि यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप होने वाला है, जी, जी। यहाँ पे बहुत बड़ा फूड प्रोसेसिंग का हम लोग सेटअप करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग ये बहुत बड़ा कुछ सेटअप करने वाले हो। कितना हुआ नहीं हुआ मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ जी। सिर्फ आपने इंटेंशन दिखाई हो, उसके ऊपर कोई मूवमेंट हुआ हो, कुछ आगे प्रोग्रेस हुआ, उतने से खुशी हो जाती। तो यहाँ की सरकार फिर इंडस्ट्री के नाम पे बिल्कुल जीरो है, या कोई और इंडस्ट्री फल फूल रहा है जैसा कि ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री और इस तरह के, उस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। वही मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी कोई भी जगह पे आप देख लीजिए जहां भी करप्शन होगा तो वहां के मिनरल्स का और सारे प्रोसेसेस का दोहन होगा जी। अगर वहां पे इंटेंशन सही नहीं होंगे तो कोयला में आप देख लीजिए क्या हो रहा है आज धनबाद में, या जितने भी कोल माइंस लार्जली, आज धनबाद में कोई भी बिजनेसमैन रहना नहीं चाहता है। बिल्कुल। अगर आपने थोड़ी सी भी आज वहां वो जंगल राज वाली स्थिति है। आज हर किसी से लेवी मांग ली जाती है धनबाद में। अच्छा, कितने सारे न्यूज आ गए हैं पिछले 2-3 वर्षों में। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, बिजनेसमैन वो बोलते हैं अब हम यहाँ रहेंगे नहीं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हमें डेली धमकी मिल रही है, पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस भी एक्ट नहीं करती। तो कोयले में आप देख लीजिए जो हालत है, बालू की आप हालत देख लीजिए झारखंड में जी।
इससे बुरी हालत तो बालू की, इससे बुरी हालत तो पूरे देश में और कहीं नहीं होगी जी। पूरे के पूरे जितने मैक्सिमम अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जी। आज वो ठप पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बालू नहीं अवेलेबल। बालू नहीं, लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बालू नहीं अवेलेबल है। जितने भी बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, जी। वो सोसाइटीज नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बालू नहीं अवेलेबल है। पीएम आवास के घर जी, जो बनने चाहिए जी, वो झारखंड में नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? बालू नहीं अवेलेबल है। कोई भी आप मिनरल ऐसा उठा लीजिए, आप शराब नीति में घोटाला देख लीजिए, जी, राइट। आप साहिबगंज के पत्थर के पहाड़ों में घोटाला देख लीजिए, राइट। तो कोई ऐसा सेक्टर, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में आपको साफ साफ दिख ही रहा है किस प्रकार से। एक सिंपल सा आप स्टडी अगर कर लेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और एसपीज और जो भी ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, आप उनके ट्रांसफर्स की फ्रीक्वेंसी देख लीजिए। जब किसी एक ऑफिसर को आप किसी एक जगह पे 6 महीना नहीं रहने देंगे, तो आप उससे वहां पे क्या काम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन एक्सपेक्ट करते हैं? जी। आज वो जाता है 6 महीने में, उसको वापस बुला लेते हैं, या आपको पसंद नहीं आ रहा तो कहीं और भेज देते हैं। जिस प्रकार, इनफैक्ट आप देखिए ना, जिस प्रकार के लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में इन्होंने डाला, आप उससे सिग्नलिंग देखिए। जी। जिनको इन्होंने रांची का डीसी बनाया, जी, वो आज 1 साल से जेल में है। जी, राइट। जिनको इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्रालयों का सेक्रेटरी बनाया, वो 1 सवा वर्षों से जेल में। जी, राइट। तो आप किस प्रकार के लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, उनको किस प्रकार के पोजीशंस दे रहे हैं। जी। और मैं बहुत सारे से ब्राइट ऑफिसर्स को जानता हूं जो आज डिपार्टमेंट से पढ़े हुए हैं, मेरी बात होती है इनसे। जी। और वो कहते हैं, बोलते हैं उनका किसी पार्टी का अफिलिएशन नहीं है, फिर भी बोलते हैं कि यार ये सरकार तो हटवा दो बस कुछ करके कोई और सरकार आ जाए, है ना, कुछ तो काम कर पाए हम लोग। जी, जी, जी। तो इंटेंशन ही नहीं है, चाहिए ही नहीं, काम नहीं चाहिए। जी, जी। तो इसी के साथ हम लोग का काफी अच्छा डिस्कशन रहा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में जनता भी अपने सूझबूझ से वोटिंग करे और एक ऐसी सरकार लाए जो इन रिटर्न उनको यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट दे, या यहाँ का माहौल ठीक हो, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ से लोग पलायन नहीं करें, यहाँ से नौकरी के लिए मुंबई दिल्ली का रास्ता नहीं देखने लोग, कि हमारे झारखंड में भी अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो। इसी आशा के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।